अगर मुझे दो करेंसीज मीन सपोज डॉलर का और पाक रुपी का, दोनों का, ठीक है, या मैं ये कहता हूँ इंडियन रुपी और पाक रुपी दोनों का मुझे डॉलर के साथ रेट गिवन है। मुझे पता है कि 160 रुपीस का पाक रुपी का $1 है और 80 इंडियन रुपी का $1 है। ठीक है, मुझे इन दोनों करेंसीज का, पाक रुपी एंड इंडियन रुपी दोनों का, किसी थर्ड कॉमन करेंसी के साथ एक्सचेंज रेट गिवन है, लेकिन इन दोनों का आपस में रेट जो है वो मुझे गिवन नहीं है। तो बेटे अगर ऐसा सिनेरियो हो जिसमें हमें दो करेंसीज का किसी थर्ड कॉमन करेंसी के साथ रेट गिवन हो, तो हम इस रेट को यूज करते हुए इन दोनों करेंसीज का आपस में रेट, एक्सचेंज रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्रॉस एक्सचेंज रेट। ये बेटे बेसिकली ये क्रॉस रेट का जो कॉन्सेप्ट है, आज तो खैर ये बहुत रेयर है कि आपको कोई ऐसी करेंसी मिले जिसका इस तरह रेट ना गिवन हो। लेकिन बेटे पुराने दौर में आपको याद होगा जब हर वाटर सिस्टम था, तब क्या होता था, तब हर कमोडिटी की गोल्ड के साथ एक प्राइस सेट थी। सही है, तो उन कमोडिटीज की आपस में प्राइस जो है वो हम लोग ये क्रॉस रेट के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कैलकुलेट किया करते थे। ठीक है, तो लेकिन आज के दौर में तो बेटे आपके पास बड़ा इजीली जिस मर्जी करेंसी को जिस तरह मर्जी आप किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बेटे, क्रॉस रेट क्या है। अगर दो करेंसीज का हमें किसी थर्ड कॉमन करेंसी के साथ एक्सचेंज रेट गिवन हो और उन दोनों का आपस में रेट कैलकुलेट करना हो, तो हम लोग क्रॉस एक्सचेंज रेट के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं इस डेफिनेशन को पढ़ता हूँ। कहता है क्रॉस रेट इज एन एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज कैलकुलेटेड फ्रॉम देयर कॉमन रिलेशनशिप विद द थर्ड करेंसी। सही है, ये ऐसा रेट है जो कि हम कैलकुलेट करते हैं दो करेंसीज के दरमियान उन दोनों का जो कॉमन रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होता है तीसरी करेंसी के साथ। फॉर्मूला क्या है? डेफिनेटली हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ करेंसी ए इन डॉलर, पहला पाक रुपी का सपोज 160 है, दूसरे का जी है 80 है, वैल्यू ऑफ करेंसी बी इन डॉलर। दोनों को डिवाइड करेंगे बेटे, जो भी रेट आएगा वो उन दोनों का आपस में एक्सचेंज रेट होगा। सही है, आगे चले नेक्स्ट स्लाइड। जी बेटे ये एक हमारे पास टेबल गिवन है। जापानीज येन का डॉलर के साथ रेट गिवन है, पैसो का डॉलर के साथ रेट गिवन है, इंडियन रुपी का डॉलर के साथ, पाक रुपी का डॉलर के साथ और स्विस फ्रैंक का डॉलर के साथ। इन तमाम करेंसीज का डॉलर के साथ रेट गिवन है और इनका आपस में रेट हमने कैलकुलेट करना है। जैसे येन ओवर पैसो, ठीक है, येन ओवर पैसो। तो आपने क्या किया, येन का रेट है बेटे 121.13, उसे आपने 9.19 पे डिवाइड किया तो आपके पास उसकी डायरेक्ट कोटेशन आ गई। और आपको पता है डायरेक्ट अगर हो तो उसकी इनडायरेक्ट कैसे की जाती है, पैसो शुरू में आ जाएगा 1/13.1806, तो वो हमारे पास इनडायरेक्ट कोटेशन बन जाएगी। इसी तरह दूसरी है येन ओवर इंडियन रुपी, तो आप क्या करेंगे 121.13 डिवाइडेड बाय 50.83, तो ये हमारे पास इसकी डायरेक्ट कोटेशन आ सर जाएगी। मीटिंग आपने लॉक की है? जी बिल्कुल लॉक किया बेटा। सर वो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि ज्वाइन नहीं हो रहा। यार रहने दो, तरह देखो हमने इतनी देर वेट किया, उसके अलावा अब हम कितनी देर तक वेट करें इनका। जी सर ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटे हमने क्या किया कि ये एक्सचेंज रेट हमारे पास इस तरह क्रॉस रेट आ जाएगा। अब इसी तरह बेटे आपने ये टेबल कंप्लीट करना है। पहले तो मुझे बताएं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। यहाँ तक बेटे क्रॉस रेट का जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, समझ में आया तो वो पूछें। सर ये इंटरेक्ट का दोबारा पूछा जाए। क्या बेटे? सर इंटरेक्ट का दोबारा बता दें। इनडायरेक्ट तो बेटे किसी भी चीज का रेसिप्रोकल बेटे क्या होता है, उसे 1 पे डिवाइड करते हैं। तो आप करेंगे टेबल कंप्लीट करें, फिर आप नेक्स्ट स्लाइड पे ये सारे लोगों के सामने बेटे क्वेश्चन शुरू करें। डॉलर, कैनेडियन डॉलर यूएस डॉलर कितने के इक्वल था, 0.70 के। अच्छा जी, यू स्टिल हैव कैनेडियन डॉलर 200, आपके पास तक स्टिल जो है वो 200 कैनेडियन डॉलर अवेलेबल है।
फ्रॉम योर ट्रिप एंड कुड एक्सचेंज देम फॉर द डॉलर एट द एयरपोर्ट, और आप उसे जो है वो एयरपोर्ट पे एक्सचेंज कर सकते हैं। बट द एयरपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज डेस्क विल ओनली बाय देम फॉर $0.60। लेकिन एयरपोर्ट, आपको पता है ना बेटे, हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये जो बिड आस्क स्प्रेड होता है इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं, कहीं पे ये बिड आस्क स्प्रेड ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। तो जहाँ पे कंपटीशन होता है वहां पे ये कम होता है। याद है आपको, हमने ये फैक्टर डिस्कस किया था। तो आपको पता है बेटे, एयरपोर्ट पे ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होता, तो एयरपोर्ट पे अक्सर जो है वो बहुत ज्यादा ये कमीशन चार्ज करते हैं ये लोग जी अपना सर। ब्रोकर। तो एक्सचेंज वो कहता है कि एयरपोर्ट डेस्क वाले कहते हैं वैसे उसकी प्राइस 0.70 है, लेकिन वो कहते हैं हम सिर्फ $0.60 पे परचेज करेंगे। इसका मतलब उसके पास आएंगे $120, ऐसा ही है। अगर वो उधर से चेंज करता है तो $200 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि आप देखें ना कैनेडियन डॉलर वीक है, हमें वीक करेंसी से स्ट्रॉन्ग करेंसी में जाना है, तो डेफिनेटली कम क्वांटिटी मिलेगी। हमने क्या किया, 200 को 0.6 से मल्टीप्लाई किया तो $120 बनते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं नेक्स्ट वीक यू विल बी गोइंग टू मैक्सिको एंड विल नीड पैसो। आप कहते हैं नेक्स्ट वीक आपने क्या करना है, मैक्सिको जाना है और आपको डेफिनेटली उसके लिए मैक्सिकन पैसों की जरूरत है। कहता था एयरपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज डेस्क विल सेल योर पैसो फॉर $0.10 पर पैसो, और वो आपको कह रहा है कि आपको वो $0.10 का एक पैसो दे देगा। ठीक है, अगर मेरे पास $120 होंगे तो मैं उसे 0.10 पे जो है वो डिवाइड करूंगा तो 1200 पैसो मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, कहता है यू मेट अ टूरिस्ट एट द एयरपोर्ट हु इज फ्रॉम मैक्सिको एंड इज ऑन हिज वे टू कनाडा, और वो कनाडा जाना चाह रहा है। ही इज विलिंग टू बाय योर कैनेडियन डॉलर फॉर 1300 पैसोस। वो आपसे 1200, वो आपसे जो आपके डॉलर है ना 200 कैनेडियन, वो आपको कहता है कि मुझे कैनेडियन डॉलर 200 दे दो और मुझसे 1300 पैसे ले लो। शुड यू एक्सेप्ट द ऑफर और कैश द कैनेडियन डॉलर इन द एयरपोर्ट एक्सप्लेन। कहता है क्या आपको ये उसकी टूरिस्ट के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या उसे एयरपोर्ट पे कैश करवा लेना चाहिए। तो आप देखिए बेटे, अगर मैं एयरपोर्ट पे कैश करवाता हूँ तो मेरे पास बनते हैं 1200 पैसो, लेकिन अगर मैं उस टूरिस्ट से एक्सचेंज करवाता हूँ तो मेरे पास बनते हैं 1300 पैसो। तो डेफिनेटली मुझे उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पे कई बच्चों को ये 1200 वाली वर्किंग जो है वो समझ नहीं आई होगी। ठीक है, आपको बेटे दोबारा से वो रिकॉल करें वही कॉन्सेप्ट वो जो हमने स्पेकुलेशन वाले टॉपिक में किया कि हमने वीक से स्ट्रॉन्ग करेंसी में जाना है या स्ट्रॉन्ग से वीक में जाना है तो कैसे कन्वर्ट करना है, याद है आपको। जरा उसी कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हुए आप लोग, वैसे मुझे नहीं बताना चाहिए था, आपको खुद वर्किंग करनी चाहिए थी, लेकिन मैं फिर भी बता दिया। आप सबसे पहला काम क्या करें, आप खुद ये करेंसी को खुद कन्वर्ट करें कैनेडियन डॉलर को। एयरपोर्ट पे अगर आप चेंज करवाते हैं तो पहले आप कैनेडियन डॉलर से आएंगे यूएस डॉलर में, फिर यूएस डॉलर से आप आएंगे पैसों में। तो देखिए जरा आपके पास कितने पैसों बनते हैं आपकी वर्किंग के मुताबिक। देता हूँ तो मुझे डेफिनेटली उसकी ऑफर क्या करनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए। ठीक है, समझ आई। यस सर। ये सर आगे समझ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्लाइड बेटे चलाओ। उसके बाद बेटे हमारे पास है ये हमारे पास थी इंटरनेशनल सॉरी फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब नेक्स्ट आओ जरा, नेक्स्ट हमारे पास है फॉरवर्ड फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं बड़ी डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में, सही है ना। यस सर। यार वो स्क्रीन शेयर करो ना, ये तहा कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया यार। हमजा साइड मार्केट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, हमने बेसिकली ये हमारा चैप्टर था इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में आप क्यों जाते हैं। उसमें सबसे पहली मार्केट थी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उसके बाद दूसरी मार्केट आ रही है फॉरवर्ड फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट, और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है, ऑप्शन मार्केट क्या होती है, फ्यूचर मार्केट क्या होती है, ये सब कुछ क्लियर है ना। Yes, sir. Yes, sir. सर क्लियर है। अच्छा, फिर इंटरनेशनल मनी मार्केट। सर क्लियर है। अच्छा, इंटरनेशनल मनी मार्केट आपको नाम से जाहिर है बेटे, मनी मार्केट में हम शॉर्ट टर्म बोरिंग के लिए जाते हैं, सही है ना। तो इंटरनेशनल मनी मार्केट कौन सी मार्केट होगी, ऐसी मार्केट जहां पे हम लोग शॉर्ट टर्म बोरिंग के लिए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है वो तो करेंगे, सही है। इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट क्या होगी,
जहां पे हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए जाएंगी। सही है। जी आपने सर। क्या करना है बेटे, इनकी डिटेल ना अपनी बुक में से जो चैप्टर नंबर 3 है उसका एक एक पैराग्राफ, मतलब इसकी एक एक वन लाइन डेफिनेशन सब बस, बाकी तमाम मार्केट्स की आपने लिख लेनी है, ठीक है। तो इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में क्या होगा, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो हैं वो अपनी बोरिंग के लिए अपने बॉन्ड्स जो हैं वो इशू करेंगे। और आपको पता है बॉन्ड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो आपने पढ़ी हुई है ना बॉन्ड्स की डिफरेंट टाइप्स। जी मुझे सर बताएं पढ़िए। जंक बॉन्ड्स क्या होती है, जो उस टाइम पीरियड तक हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, डेफिनेटली कंपनी की कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी ऐसे टाइम पीरियड में कंपनी कॉलेबल बॉन्ड इशू कर देती है। कॉलेबल बॉन्ड इशू करके उसके बाद उसमें ये ऑप्शन रख लेती है कि कंपनी इसे बिफोर मैच्योरिटी जब मर्जी वापस कर सकती है। तो जैसे ही मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आता है, कंपनी क्या करेगी, कंपनी पुराने बॉन्ड वापस ले लेगी और नए कम इंटरेस्ट रेट वाले बॉन्ड जो है वो इशू कर देगी। सही है जी सर आगे समझ। बेटे, क्लियर। तो इसलिए कंपनी जो है वो कॉलेबल बॉन्ड इशू कर देती है। तो बेटे ये बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में ये बाकी सारी जो मार्केट्स हैं इनका हमने से असल डिटेल में हमने फॉरेक्स मार्केट को ही पढ़ना था। बाकी तमाम मार्केट्स का बस आपको वन लाइन डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप अपनी बुक से भी जो है ना वो एक एक वन लाइन डेफिनेशन जो है वो इनकी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। सही है। आज मैं बेटे आपको क्या करूंगा, आज मैं आप लोगों को इसके ऊपर जो है वो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड करूंगा, वो आप लोगों की असाइनमेंट होगी। आप सारे लोग वो प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट करें ऐसे से। और आपको दिसंबर में इंपोर्ट करने के लिए $5 लाख चाहिए। आपने देखा डॉलर का आज का रेट 170 है, आप गए मार्केट में, आपने जाके पूछा बैंक से कि जनाब मुझे दिसंबर 31 को जो है वो $5 लाख चाहिए, बताएं आप किस रेट पे देंगे। बैंक ने अपनी वर्किंग करने के बाद बैंक ने आपको रेट दे दिया $180, ठीक है। अब आपने $180 के साथ आप बाउंड हो गए, जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और किस रेट पे आपने लिया, फॉरवर्ड रेट के ऊपर आप बाउंड हो गए कि 31 दिसंबर को जो भी मार्केट में डॉलर का रेट होगा, आप बाउंड हैं कि आपने बैंक से $5 लाख परचेज करने हैं 180 रुपीज के हिसाब से, और बैंक बाउंड है कि बैंक आपको सेल करेगा 180 रुपीज के हिसाब से। अब बेटे इस कॉन्ट्रैक्ट से आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये डिपेंड करता है कि 31 दिसंबर को उस अंडरलायर जो कि यहाँ पे क्या है, डॉलर एक्सचेंज रेट डॉलर का, उसकी क्या वैल्यू होगी। अगर डॉलर कल को जब 31 दिसंबर का टाइम आएगा, अगर डॉलर की वैल्यू 190 रुपीज पहुंच जाती है, तो आपको जो है उसमें प्रॉफिट हो गया, आपने 180 रुपीज के हिसाब से खरीदे। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि 31 दिसंबर को डॉलर की वैल्यू कम हो गया, 170 पे आ जाए, 160 पे आ जाए, तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। तो बेसिकली बेटे डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जिनकी अपनी कोई वैल्यू, ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी अपनी कोई करेक्टरिस्टिक्स या अपनी कोई वैल्यू नहीं है, उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है, उस अंडरलायर की है। अगर उस स्पेसिफिक डेट पे उस अंडरलायर की वैल्यू बढ़ जाएगी, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, अगर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, मुझे लॉस हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो बेटे बेसिकली वो कमोडिटी चेंज हो सकती है, वो आप ऑयल प्राइसेस हो सकती हैं, आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑयल को परचेज करने का कर सकते हैं, आप सोना परचेज करने का कर सकते हैं। आप किसी भी कमोडिटी को परचेज करने का फ्यूचर में अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है बेटे वो बेस्ट एग्जांपल है डेरिवेटिव्स की। और भी डेरिवेटिव्स की एग्जांपल है, हम उनको इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि आपको ये समझ आ जाए कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो बेटे उसकी जो, अगर आप ये सामने आपके स्लाइड शो रही हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो कहता है नुकसान हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने जो बात समझी बेटे वो ये रामू वाली एग्जांपल में भी, या जो मैंने आपको एक्सचेंज रेट एग्जांपल दी उसमें भी, कि उस इंस्ट्रूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। बेसिकली उसकी वैल्यू या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंडेंट है किसके ऊपर, अंडरलायर के ऊपर, जो कि डिपेंड करता है कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में अंडरलायर क्या रखा हुआ है। जी बेटे, अब अगर किसी को कोई एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछे। जी बेटे इस क्वेश्चन में अगर किसी को जो मैंने अभी डेफिनेशन सॉरी पढ़ाई है, इस डेफिनेशन में अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही तो वो मुझसे पूछ सकता है।
नो सर। its present level of $0.50 to $0.52 in 30 days. अब शिकागो बैंक बेटे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि न्यूजीलैंड डॉलर का जो रेट है वो अप्रिशिएट कर जाएगा, ये बढ़ के कहाँ पे हो जाएगा? $0.52। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब बेटे ये हुआ कि न्यूजीलैंड डॉलर अगर अप्रिशिएट करेगा तो इसका मतलब बेटे क्या हुआ कि यूएस डॉलर जो है वो क्या हो जाएगा? अप्रिशिएट कर जाएगा। ये मतलब हुआ ना। इसका मतलब बेटे क्या हुआ कि अगर न्यूजीलैंड डॉलर ने एक महीने में अप्रिशिएट कर जाना है तो दूसरी करेंसी कौन सी है यहाँ पे? यूएस डॉलर। उसी का रेट गिवन है ना यूएस डॉलर का। न्यूजीलैंड डॉलर के साथ बेटे आप लिखेंगे एनजी डॉलर। देखें जरा, अगर आप क्वेश्चन में भी देखें, कैनेडियन डॉलर हो तो आप उसके साथ लिखते हैं सी डॉलर, यानी कि वो कैनेडियन डॉलर है। ठीक है। तो जो सिंपल डॉलर होता है वो यूएस डॉलर होता है। सही है। तो आप देखें उसने आपको रेट दिया हुआ है न्यूजीलैंड डॉलर का इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। ठीक है। उससे ये हमें पता चल रहा है कि वो क्या बताना चाह रहा है कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विद इन 1 मंथ यानी 30 डेज के अंदर अंदर आपका न्यूजीलैंड डॉलर अप्रिशिएट कर जाएगा और यूएस डॉलर जो है वो क्या हो जाएगा बेटे? डेप्रिशिएट कर। सही है। यहाँ तक कोई मसला किसी को? ये बात क्लियर है सबको? No, sir. Yes, sir. नहीं सर? अच्छा, क्लियर है सब? चलिए बेटे, उससे नेक्स्ट बात, जब भी हमने बोरोइंग करनी है हमें ऐसी करेंसी में बोरोइंग करनी चाहिए जिसमें डेप्रिसिएशन के चांसेस हों, और जब भी बेटे हमने इन्वेस्टमेंट करनी है ऐसी करेंसी में करनी है जिसमें एप्रिसिएशन के चांसेस हों। यही सीखा था ना। तो बेटे अब यहाँ पे आपके सामने दो करेंसीज हैं, एक है न्यूजीलैंड डॉलर और एक है यूएस डॉलर। सही है। मुझे बताएं बेटे इन दोनों करेंसीज में से किसने अप्रिशिएट करना है और किसने डेप्रिशिएट करना है? न्यूजीलैंड वाली अप्रिशिएट करेगी और दूसरी वाली यूएस डॉलर वाली डेप्रिशिएट करेगी। डेप्रिशिएट करेगी। अब मुझे बताएं बेटे, मुझे अगर बोरोइंग करनी है और मैंने $20 मिलियन सोचा है कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अब मुझे बोरोइंग किस करेंसी में करनी चाहिए? डेफिनेटली यूएस डॉलर। बोरोइंग यूएस डॉलर। यूएस डॉलर सर। क्योंकि बेटे उसने डेप्रिशिएट करना है। आपको बताया बोरोइंग उस करेंसी में करनी है जिसने डेप्रिशिएट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने खुद बताया पहले कि यूएस डॉलर ने डेप्रिशिएट करना है और न्यूजीलैंड डॉलर ने अप्रिशिएट करना है, तो मुझे डेफिनेटली बोरोइंग किस करेंसी में करनी चाहिए? यूएस डॉलर में करनी चाहिए। सही है। आपने बेटे देखें सबसे पहले स्टेप में आपने क्या किया? आपने बारो किए 20 मिलियन यूएस डॉलर और ऊपर उसने एरो साइन पे लिखा भी हुआ है बारोज एट 7.2% फॉर 30 डेज। आपने इन 20 मिलियन यूएस डॉलर को बारो किया किस रेट पे? 7.2% रेट पे। कितनी देर के लिए? 30 दिन के लिए, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन भी अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की कितनी देर के लिए है? इस एक महीने के लिए। ठीक है। आपने बेटे बारो कर लिया। अब अगली बात ये है कि मैंने बारो करके अपने पास तो नहीं रखने, डेफिनेटली मैंने उन्हें क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। तो बेटे मैंने बारो करके अब इन्वेस्टमेंट करनी है किस करेंसी में जिसमें अप्रिसिएशन के चांसेस होंगे? तो अप्रिसिएशन के चांसेस किस करेंसी में है? न्यूजीलैंड डॉलर में है। मैं फौरी तौर पे अपने इन 20 मिलियन यूएस डॉलर को कन्वर्ट कर लूंगा किसमें? न्यूजीलैंड डॉलर में, क्योंकि उसमें अप्रिसिएशन के चांसेस हैं, और कन्वर्ट करके इसको मैं आगे जो है वो क्या कर दूंगा? किसी को क्रेडिट प्रोवाइड कर दूंगा या इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है। उसने देखें बेटे उसके बाद क्या किया? उसने एक्सचेंज किया इन यूएस डॉलर को न्यूजीलैंड डॉलर में। ठीक है। और एक्सचेंज किया 0.50, उस वक्त रेट था जब मैंने एक्सचेंज किया, तो 0.50 को आपने क्या किया? 20 मिलियन पे डिवाइड किया तो आपके पास 40 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा सर मेरा ये एक क्वेश्चन सर ये लास्ट पर दोबारा रिपीट कर दें, आपने क्या बोला था कि 20 मैंने मिलियन? कहा था 20 मिलियन बारो किया ना, तो मैंने उसको आगे अगर किसी को क्रेडिट प्रोवाइड करना है या इन्वेस्ट करना है तो मैंने ऐसी करेंसी में करना है जिसमें अप्रिसिएशन के चांसेस हों। ठीक है। तो अप्रिसिएशन तो नहीं है न्यूजीलैंड डॉलर में, तो मैं फौरी तौर पे क्या करूंगा? मैं यूएस डॉलर में को कन्वर्ट कर लूंगा किसमें? न्यूजीलैंड डॉलर में। ठीक है। तो मैंने इनको कन्वर्ट किया न्यूजीलैंड डॉलर में, तो न्यूजीलैंड डॉलर का आज रेट क्या है? 0.50। ये 30 दिन बाद 0.52 पे पहुंचना है। ठीक है। तो मैंने इसे 0.50 पे 20 मिलियन को डिवाइड किया तो मेरे पास 40 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर आ गए। ठीक है सर। ठीक है। यहाँ तक बेटे किसी को कोई मसला तो नहीं? डॉलर को कन्वर्ट किया न्यूजीलैंड डॉलर में तो रेट था 0.50, मैंने उसे डिवाइड क्यों किया? मैंने उसे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? ये आपको कैसे पता चला कि डिवाइड करके
न्यूजीलैंड डॉलर आएंगे, मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं आएंगे? बोले सर क्योंकि हमने इस पर डॉलर में जो है वो करना है, तो इसलिए हमने इसे डिवाइड किया। ये क्या बात है? अच्छा बेटे, यहाँ पे 10 मिनट रह गए, मीटिंग एंड हो जानी है, तो जल्दी से मैं ये कंसेप्ट आपको समझा दूं। ये बार बार ये आगे यूज होना है, तो ये तुक्के नहीं मारने, आपने एक बात बड़ी ध्यान से समझनी है। ये बात समझ के फिर आपने बेटे आगे चलना है, ठीक है? मैं ये व्हाइट बोर्ड यूज करने लगा हूँ समझाने के लिए, ये बात सबने ध्यान से समझनी है। अगर किसी को ये पॉइंट समझ नहीं आएगा बेटे, वो थ्रू आउट इस सब्जेक्ट में उसे बस ज्यादा क्वांटिटी में आ जाएगी करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर 10 यूएस डॉलर हैं, उनको मैं पीकेआर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो डेफिनेटली क्या होगा, 10 डॉलर हैं, एक डॉलर 166 का है, मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास 16,60 रुपए आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ आता हूं, तो डेफिनेटली अमाउंट जो है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ऐसा ही ना? 1660 रुपए आ गए मेरे पास। लेकिन अगर मैं वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ आऊं, तो उसका मतलब है मेरे पास अगर 1660 रुपए होंगे, तो मैं अगर डॉलर उससे खरीदूंगा तो मुझे 10 डॉलर मिलेंगे बस। जब भी हम वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ आते हैं तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जब स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाते हैं तो क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। ये बात भी क्लियर है, सबको याद रहेगी? क्लियर है, क्लियर है सर। सर यस सर, क्लियर। नोट भी कर लिया सबने? जी सर, नोट भी कर रहे हैं साथ साथ। चलें कर लें। सर जी ये सब बोलते हैं ना तो इनकी पिक्चर्स सामने आ जाती हैं, और आपकी जो व्हाइट बोर्ड है वो सामने आता ही नहीं है, इनकी पिक्चर्स आ जाती हैं। आप सर की इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये भी अंडरस्टूड है कि जब भी मैं स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाऊंगा तो ज्यादा क्वांटिटी मुझे मिलेगी, और अगर मैं वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाऊंगा तो क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा ही है ना? ढेर सारे पैसे लेके जाऊंगा तो बहुत थोड़े से डॉलर मिल जाएंगे, ढेर सारे रुपए लेके जाऊंगा बहुत थोड़े से डॉलर मिल जाएंगे, लेकिन थोड़े से डॉलर लेके जाऊंगा तो ढेर सारे रुपए लेके आ जाऊंगा। ऐसा ही होगा ना? ये बात ठीक है बेटे सबको? यस सर। अब अगली बात बेटे ये है, अच्छा अब अगली बात बेटे ये है, जो आपने रूल याद रखना है बेटे, आप कभी भूलेंगे नहीं इस बात को। अब बेटे अगर मुझे डॉलर का और पीकेआर का रेट गिवन है, सही है, अब डॉलर का रेट गिवन है वो है 166 पीकेआर का एक डॉलर है। इस डॉलर को कन्वर्ट करना है बेटे, अगर इनका रेट आपस में जो गिवन है दो करेंसीज का, अगर ये 1 या 1 से अबव होगा तो बेटे अंडरस्टूड है, मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से करूं तो आंसर ज्यादा आएगा, ऐसा ही है ना? लेकिन अगर ये आंसर बेटे 1 से बिलो होगा तो फिर बेटे मल्टीप्लाई करके आंसर कम आएगा। यानी अगर ये रेट 0.50 होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो सिर्फ आंसर $0.5 रह जाएगा। लेकिन अगर आंसर जो है बेटे वो 1 या 1 से अबव आए तो फिर बेटे मल्टीप्लाई करके अमाउंट बढ़ जाती है और डिवाइड करके अमाउंट कम हो जाती है। क्या बेटे? अगर आपके पास दो करेंसीज का एक्सचेंज रेट 1 या 1 से अबव में आंसर गिवन है तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई करके आंसर ज्यादा आएगा और डिवाइड करके आंसर कम आएगा। यस सर। लेकिन अगर बेटे आंसर जो है वो डेसिमल में गिवन है, यानी कि आंसर 1 से बिलो है, तो बेटे 1 से बिलो 0.5 है, 0.8 है, 0.7 है, 1 से बिलो है। अगर ये आंसर कब आएगा, मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि आंसर जो है, आंसर नहीं एक्सचेंज रेट कह रहे हैं आप, एक्सचेंज रेट, ठीक है? अगर एक्सचेंज रेट जैसे अभी डॉलर और न्यूजीलैंड का 0.50 था, ये 1 से बिलो है, होगा बेटे वो डेसिमल में आंसर होगा, मींस 1 से बिलो आंसर होगा। जैसे अभी न्यूजीलैंड डॉलर और यूएस डॉलर का एक्सचेंज रेट 0.50 था, तो जब भी बेटे ये आंसर 1 से बिलो होगा तो फिर मल्टीप्लाई करके अमाउंट कम आएगी और डिवाइड करके अमाउंट जो है वो ज्यादा आएगी।
ऐसा ही है ना। 1 Yes, से sir. अबव होगा तो मल्टीप्लाई करके अमाउंट ज्यादा आएगी और डिवाइड करके अमाउंट कम आएगी, लेकिन अगर एक्सचेंज रेट 1 से बिलो होगा तो बेटे मल्टीप्लाई करके अमाउंट कम आएगी और डिवाइड करके ज्यादा आएगी। ऐसा ही है ना। Yes, sir. बस ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो आपने याद रखना है, इंशाल्लाह आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आप मूव करें जरा अपने क्वेश्चन की तरफ। देखें बेटे, मेरे पास डॉलर है और न्यूजीलैंड डॉलर है। आपने अभी बताया कि डॉलर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है और न्यूजीलैंड डॉलर एक वीक करेंसी है। तो जब मैं अपने यूएस डॉलर जो कि 20 मिलियन है उनको मैं न्यूजीलैंड डॉलर में कन्वर्ट करूंगा तो डेफिनेटली मैं स्ट्रॉन्ग से वीक में जा रहा हूँ। जब भी आप स्ट्रॉन्ग से वीक करेंसी में जाते हैं तो आपके पास ज्यादा क्वांटिटी आती है। इसका मतलब अब मैं जब चाहिए न्यूजीलैंड के, ठीक है। और दूसरी बात, इन दोनों का एक्सचेंज रेट इस वक्त एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन वो क्या है, 0.50। अब ये अमाउंट जो है वो 1 से बिलो है, ऐसा ही है ये एक्सचेंज रेट। अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा 20 से तो ये कम हो जाएगा आंसर, लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर जो है वो ज्यादा आएगा। ऐसा ही है। तो बेटे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 20 मिलियन को 0.50 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो है वो 40 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर। क्लियर। अब ये पॉइंट अगर किसी को बेटे कंफ्यूज कर रहा है तो वो पूछ ले। सर दोबारा बता दें। दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटे। मैंने आपको पहले कहा कि अगर हम स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएं बेटे तो ज्यादा क्वांटिटी मिलती है, अगर वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएं तो कम क्वांटिटी मिलती है। ये बात क्लियर है सबको। दूसरी बात बेटे मैंने आप सबको ये बताई कि अगर हमारा एक्सचेंज रेट जो कि गिवन है हमें क्वेश्चन में, अगर वो एक्सचेंज रेट 1 या 1 से अबव होगा तो मल्टीप्लाई करके आंसर ज्यादा आता है और डिवाइड करके आंसर कम आता है। ये बात भी क्लियर है सबको। तीसरी Yes, बात sir. मैंने आपको ये बताई कि अगर हमारा एक्सचेंज रेट 1 से बिलो हो, मींस 0.5, 0.7, 0.8, 1 से बिलो हो 0.99 तक, तो बेटे फिर उस एक्सचेंज रेट को मल्टीप्लाई करके हमेशा आंसर कम आएगा और डिवाइड करके आंसर ज्यादा आएगा। सही है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये जो एक्सचेंज रेट गिवन है ये 0.50 है एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, ये 1 से बिलो है। तो मैंने क्या करना है, मैंने स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाना है, मुझे ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी तो डेफिनेटली मैं अगर इसे 0.50 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर ज्यादा आएगा, अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो कम आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 20 मिलियन को 0.50 से डिवाइड किया तो मेरे पास 40 मिलियन आया। जी। अब अगर इस पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटे तो वो पूछ ले। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ओके यस सर, ओके सर। अच्छा, अब देखें बेटे मैंने 20 मिलियन भारों किए, उनको कन्वर्ट किया, न्यूजीलैंड डॉलर आ गए 40 मिलियन। अब इनको बेटे मैंने लैंड किया काम पे 30 दिन के लिए, किस रेट पे, 6.48%। ठीक है। तो आप बेटे सब आप सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप इनके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 40 मिलियन को मल्टीप्लाई करें बेटे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, वो कितना है 6.48%, और उसे मल्टीप्लाई करें 30/365। ठीक है, 30 दिन है ना, तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। तो 30 दिन का इंटरेस्ट आ जाएगा। उस 30 दिन के इंटरेस्ट को मैं 40 मिलियन में ऐड करूंगा तो इसका मतलब एक महीने बाद मैं रिसीव करूंगा कितने न्यूजीलैंड डॉलर, 4,02,16,000। देखिए जरा, यही है सबके पास आंसर आ गया। यस सर, ये यहाँ Yes, तक तीसरे तक बेटे किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सर ये दोबारा बता दीजिए पॉइंट जो सर लास्ट पे है। बेटे इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो मैंने अमाउंट लेंड की है वो कितनी है, 40 मिलियन। इंटरेस्ट का रेट क्या है, 6.48%। तो आप 40 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 6.48 ओवर 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना है, 30 दिन, तो आप करें मल्टीप्लाई बाय 30/365। तो आपके पास बेटे जो है वो इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इस इंटरेस्ट को आप 40 मिलियन में ऐड कर लेंगे तो इसका मतलब इतने पैसे आपको मिलेंगे, वो आपने ऐड करके आपने बताया 4,02,16,000 रुपया बनता है। देखिए अपनी कैलकुलेशन कर लें, सारे लोग यही अमाउंट आती है।
exchange rate of the New Zealand dollar to depreciate from its present level of $0.50 to $0.48. अब न्यूजीलैंड डॉलर डेप्रिशिएट करेगा, अब इसने बेटे उल्ट कर देना है, अब इसने बोरोइंग करनी है न्यूजीलैंड डॉलर में और उसके बाद बेटे उसे कन्वर्ट करेगा यूएस डॉलर में और यूएस डॉलर में लैंडिंग करेगा और फिर दोबारा रिकन्वर्ट करके अब इसे जो है वो इस तरह प्रॉफिट होगा। देखें जरा गौर करें, सारा कुछ वही है, सिर्फ एक वो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो आपको बताया था, बोरोइंग हमेशा ऐसी करेंसी में करनी है जिसमें डेप्रिसिएशन के चांसेस हो और लैंडिंग या इन्वेस्टमेंट ऐसी करेंसी में करनी है जिसमें एप्रिसिएशन के चांसेस हो। तो आप देखें उसी केस में सिर्फ एक सिनेरियो चेंज हुआ, वो ये कि अब न्यूजीलैंड डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है। तो अगर न्यूजीलैंड डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है तो अब मैं बोरोइंग किस में करूंगा, न्यूजीलैंड डॉलर में, और उसे इन्वेस्टमेंट किस में करूंगा बेटे, यूएस डॉलर। क्लियर? प्रॉब्लम्स बताता हूँ, आपने बेटे वो प्रॉब्लम्स करने हैं इसी एग्जांपल से रिलेटेड और सिर्फ डेरिवेटिव की डेफिनेशन समझनी है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उससे ऑनवर्ड चलेंगे। आप अगर बेटे अपनी आईबीएफ की बुक के ऊपर आए ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जेफ मेडोरा की जो बुक है। यार ये क्या कर रहे हो? बंद करो यार। अच्छा, अब हमने बेटे नेक्स्ट जो डिस्कशन करनी है डेट इज परसेंटेज चेंज इन। यार म्यूट कर दो, क्या कर रही हो? सर जी प्लीज इन्हें कहें म्यूट कर दें, ऐसे समझ नहीं आ रही। कर दो यार बेटे अब आगे कट कट आवाज आ रही है, ऊपर से शोर आ रहा है। रोटियां बाद में बना लड़ बाद चले हो बीबी हो यार, बंद कर दो। सर आप म्यूट कर दे, सबको म्यूट कर दे। सर आप म्यूट कर दे सबको। अब कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, जो अनम्यूट करेगा मैं उसका इलाज कर लूंगा। अब कोई भी बंदा जब तक मैं नहीं कहूंगा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। अच्छा जी, परसेंटेज चेंज इन डेप्रिसिएशन इन अपना परसेंटेज चेंज अगर हमने कैलकुलेट करनी हो किसी करेंसी में तो उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू एसटी माइनस 1 ओवर एसटी माइनस 1। ये अक्सा इकबाल कौन है जिसका मैं रोल नंबर नोट कर रहा हूँ, इसका मैं इलाज करता हूँ। सर जी ये परसेंटेज का फॉर्मूला दोबारा बता दीजिएगा जरा, ये एसटी क्या है? वो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, आप अपने आप को म्यूट करो जी। परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एसटी माइनस 1 ओवर एसटी माइनस 1। एसटी बेटे हमारे पास करंट स्पॉट रेट होगा। देखिए मैंने अगर ये देखना है कि आज डॉलर का रेट 166 है और कल डॉलर का रेट 160 था, मैं आज के दिन एक दिन में डॉलर में कितना एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन हुई, कितने परसेंट चेंज आया, वो देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं फॉर्मूला यूज करूंगा एसटी माइनस 1 ओवर एसटी माइनस 1। एसटी हमारा करंट या आज का स्पॉट रेट होगा, दैट इज 166। एसटी माइनस 1 हमारा प्रीवियस किसी भी दिन का स्पॉट रेट जिसके साथ मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूं। अगर मैं एक दिन पहले के स्पॉट रेट के साथ कंपैरिजन करने जा रहा हूं तो एसटी माइनस 1 वुड बी इक्वल टू 160। अगर मैं आज से 3 महीने पहले के साथ कंपैरिजन करने जा रहा हूं कि आज से 3 महीने पहले डॉलर का रेट क्या था और आज क्या रेट है और इनका कंपैरिजन करने जा रहा हूं कि कितने परसेंट चेंज आया, तो बेटे 3 महीने पहले का जो एक्सचेंज रेट है वो एसटी माइनस 1 होगा। अगर मैं 1 साल पहले के एक्सचेंज रेट के साथ कंपैरिजन करने जा रहा हूं तो 1 साल पहले डॉलर का जो रेट था वो एसटी माइनस 1 होगा। तो इन सिंपल वर्ड्स जो आज का रेट है उसे हम कहेंगे एसटी, और जो हमारे पास अदनान अहमद ये दूसरा स्टूडेंट है जिसने अपने आप को अनम्यूट किया है, जिसका गलती से हो कर दिया। अच्छा गलती से हो गया। उसके बाद मैं करता हूँ तुम्हारा इलाज, तुम फिक्र ना करो। अच्छा उसके बाद
मैं बेटे क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं आज के रेट का प्रीवियस डे के रेट के साथ कंपैरिजन करने जा रहा हूं और मैंने ये देखना है कि कितने % चेंज आया, तो हम क्या करेंगे, हम लोग आज के रेट का को एसटी कंसीडर करेंगे और प्रीवियस किसी भी टाइम पीरियड, कल, आज से 3 माह पहले, आज से 1 साल पहले, आज से 5 साल पहले के रेट के साथ कंपैरिजन करना है। जो भी प्रीवियस टाइम पीरियड जिसके साथ मैं आज के रेट का कंपैरिजन करने जा रहा हूं वो ST-1 होगा। तो अभी फिलहाल मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूं, अज्यूम करें कि आज का रेट है ST-161 166 और कल का रेट, मैं कल के रेट के साथ कंपैरिजन करने जा रहा हूं और कल का रेट अज्यूम करें वो है जी 160। तो मेरे पास फॉर्मूले में मैं वैल्यूज इनकॉर्पोरेट करूंगा। फॉर्मूला क्या है, ST दैट इज 166 माइनस ST-1 क्या है 160 जो कि कल का रेट था, उसको बेटे माइनस किया और फिर डिवाइड किस पे करना है, ST-1 दैट इज 160। जो भी आंसर आएगा इसको वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करने के बाद 166 माइनस 160 ओवर 160, अगर ये आंसर पॉजिटिव में आए तो हम कहेंगे कि जो करेंसी है उसमें एप्रिसिएशन हुई है, और अगर ये आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा तो हम कहेंगे कि ये जो हमारी करेंसी है उसमें क्या हुई है, डेप्रिसिएशन हुई है। तो बेसिकली परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज ST माइनस ST-1 ओवर ST-1। ST बेटे हमारा आज का स्पॉट रेट होगा, ST-1 प्रीवियस कोई भी टाइम पीरियड जिसके साथ हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं उसका जो स्पॉट रेट है उसे हम क्या कहेंगे, ST-1, और उसके बाद उसे हम डिवाइड करेंगे ST-1 पे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि आंसर परसेंटेज में आ जाए। तो अगर ये आंसर पॉजिटिव होगा तो हम कहेंगे हमारी करेंसी एप्रिसिएट हुई है, और अगर इसका आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा तो हम कहेंगे कि हमारी करेंसी जो है वो डेप्रिसिएट हुई है। तो ये स्लाइड मैं रीड आउट कर रहा हूँ, कहता है द परसेंटेज चेंज in the value of foreign currency is computed as ST minus ST-1 over ST-1। अगली बात बेटे वो कह रहा है वही बात जो मैं बता चुका हूँ आपको, a positive percentage represents appreciation of the foreign currency while a negative percentage represents depreciation in the foreign currency। उसके बाद नेक्स्ट बेटे हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है जिसमें हमने PKR 86.70 पर $, उसको हमने स्पॉट रेट ST से डिनोट किया, दैट इज रेट ऑन 1 मार्च 2010। हम 1 मार्च 2010 के रेट का कंपैरिजन करने जा रहे हैं 1 फरवरी 2010 के रेट के साथ। तो 1 फरवरी 2010 का जो रेट होगा उसे हम क्या कहेंगे, ST-1, वो कितना है 85। तो हमने फॉर्मूले में वैल्यूज इनकॉर्पोरेट की, हमारे पास आंसर आया 2%। तो चूंकि ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब है $, एप्रिशिएटेड 2% अगेंस्ट PKR ओवर अ मंथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक महीने में $, की जो वैल्यू है उसमें कितने % एप्रिसिएशन हुई है, 2%, और PKR जो है वो डेप्रिशिएट हुआ है डॉलर के अगेंस्ट ओवर अ मंथ। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है दैट इज एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम। अच्छा, यहाँ तक पहले मुझे बताएं, यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लें, फिलहाल आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एक चीज पूछ सकते हैं सर? जी जी बेटे। सर अगर कोई चेंज ना है, और कोई चेंज ना है करेंसी में, बेटे अगर कोई चेंज ना है तो हम चेंज, बेटे मेरी बात सुने, अगर चेंज नहीं क्या आएगा नोट तो हम करेंगे चेंज, सर? ओहो फिर वही बात, पहले मेरी बात सुन तो लो। अगर कोई चेंज नहीं आएगा तो हम चेंज मेजर क्यों करेंगे, हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट क्यों करना चाहेंगे अगर कोई चेंज आया होगा। अगर प्रीवियस टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आया तो हम चेंज मेजर क्यों करेंगे। जी सर। ओके सर, सही है। अच्छा नेक्स्ट, किसी और का कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन। जी जी पूछें। सर ये जब जो चेंज आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव जो आंसर आएगा वो हमने अपनी करेंसी पे एप्रिसिएशन देखना है, यहाँ पे फॉरेन क्यों लिखा हुआ है? बेटे मेरी बात सुनिए, जिस करेंसी के रेट को आप पुट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डॉलर का रेट लिख रहा हूँ ना, इन टर्म्स ऑफ PKR डॉलर का लिख रहा हूँ ना, तो इसका मतलब तो अगर डॉलर डॉलर, हाँ जिसका रेट लिख रहे हैं उसको करेंसी को हम कहेंगे। मैं डॉलर का रेट ही लिख रहा हूँ ना 86 और 85, तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव आंसर आया तो डॉलर एप्रिशिएट कर गया,
तो मेरी होम करेंसी जो कि पीकेआर है वो डेप्रिशिएट कर गई। ठीक है ठीक। तो सर ये फायदा क्या होता है वैसे अगर जो करेंसी है अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हो तो इसका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होता है? बेटे ये हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का क्या इफेक्ट होता है। अगर आपको पहला लेक्चर याद हो तो बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। सर मेरा क्वेश्चन है जी सर, आपने बोला है कि एक करेंसी को हमने उसकी पिछली वैल्यू के साथ रिलेट करना है, तो आपने बोला है कि अगर डॉलर एप्रिसिएट किया है तो हाउ वी कैन से कि पाकिस्तानी रुपीस भी डेप्रिसिएट हुआ है। अभी तो हम सिर्फ डॉलर की बात कर रहे हैं ना। ओहो बेटे, मैं कंपैरिजन डॉलर का पाक रुपये के साथ कर रहा हूँ। तो अंडरस्टूड है, अगर एक करेंसी अप्रिशिएट हुई है तो दूसरी ऑटोमेटिकली डेप्रिशिएट हुई है। अगर हम लोग उनका रिलेशन निकालेंगे तब हम ये कह सकते हैं। अभी तो हम लोग करेंसी का करेंसी से रिलेट कर रहे हैं, सिर्फ वही उसी मतलब डॉलर का ही। किस करेंसी का किस करेंसी के साथ? मैं पाक रुपये का डॉलर के साथ ही देख रहा हूँ। तो आपने डॉलर की दो वैल्यूज ली है, ST और ST-1, ये डॉलर की दो वैल्यूज है। इन टर्म नहीं, डॉलर की किस टर्म में? पाक रुपये की टर्म में। अच्छा, डॉलर मतलब की वैल्यू हम लोग करेंसी टू करेंसी रिलेट करते हैं। तो करेंसी डेफिनेटली दो कंट्रीज की करेंसी होगी ना, आपस में कन्वर्जन का रेट होगा ना। ये तो नहीं है किसी एक का कन्वर्जन रेट कैसे हो सकता है? अच्छा, ये डॉलर कन्वर्जन का रेट रेट इन टर्म्स ऑफ पीकेआर, डॉलर का रेट इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपी, या पाक रुपी का रेट इन टर्म्स ऑफ ब्रिटिश पाउंड किसी करेंसी के मुकाबले नहीं करूंगा। मतलब $1 इस वक्त कितने का है, उसकी ST पहले वाली और अब की ST। सही, ठीक हो गया, थैंक यू सर। और फिर उसमें चेंज मेजर करना है कि वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? बेटे यहाँ तक सबको क्लियर है, हम आगे चलें? यस सर। मिक्स कैसे पता चलेगा? क्या तो यहाँ पर हम दो कंट्री को मतलब कैलकुलेट करके उनका आंसर निकाल रहे हैं, पर हमें मिक्स ट्रेंड का कैसे पता चलेगा? उसमें 3 करेंसी इन्वॉल्व होंगी। बेटे जब आप एक से ज्यादा करेंसीज को देख लेंगे, अगर सबके मुकाबले में पाक रुपी अप्रिशिएट कर रहा है तो फिर मिक्स इन ट्रेडिंग नहीं होगी। अगर किसी के मुकाबले में अप्रिसिएशन हो रही है और किसी के मुकाबले में डेप्रिसिएशन हो रही है, फिर हम कहेंगे मिक्स इन ट्रेडिंग। पर सर ये पता कैसे चलेगा फिर? बेटे अगर दो करेंसीज के मुकाबले में अप्रिसिएशन हुई है और किसी तीसरी करेंसी के मुकाबले में डेप्रिसिएशन हुई है तो फिर मिक्स इन ट्रेडिंग है। आप परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करेंगे। करेंसी के साथ इसको मेजर करेंगे। हाँ जी हाँ करेंसी जी के साथ। हाँ जी ठीक है ओके। अच्छा बेटे, अब नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम। आपके सामने सबके एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम शुरू करें? जी सर जी। चलें सारे लोग अपने आप को दोबारा म्यूट कर लें। एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम ऐसे ही है। देखिए एक्सचेंज रेट बेसिकली क्या है? प्राइस है एक करेंसी की इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी। आतिफ जावेद ने अपने आप को अनम्यूट किया, ये तीसरा बंदा हो गया। अब्दुल रहमान खालिद चौथा बंदा हो गया। अच्छा जी, एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है? किसी एक करेंसी की प्राइस है किसी दूसरी करेंसी की टर्म में। अच्छा जी बेटे देखें, आपको ये पता है, आपने इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा है कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज की प्राइस जो है वो कैसे डिटरमिन होती है? डिमांड सप्लाई फोर्सेस जहां पे इंटरेक्ट करती हैं, जो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस जो है वो डिटरमिन हो जाती है। तो एक्सचेंज रेट भी बेसिकली क्या है? प्राइस है एक करेंसी की इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी। तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटे कि जिस पर्टिकुलर करेंसी की हम प्राइस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम उसकी डिमांड और सप्लाई दोनों को प्लॉट करेंगे। डिमांड सप्लाई उस करेंसी की जहां पे इंटरेक्ट करेगी, जो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट होगा उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे उस पर्टिकुलर करेंसी की प्राइस डिटरमिन हो जाएगी। अब आप देखिए, आपके सामने स्लाइड है, उसमें हमने एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम की स्लाइड में लिखा हुआ है जी, एक्सचेंज रेट रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ करेंसी व्हिच इज डिटरमिन्ड बाय द डिमांड फॉर दैट करेंसी रिलेटिव टू द सप्लाई फॉर दैट करेंसी।
यहाँ पे बेसिकली हम क्या किया, हमने पाउंड की क्वांटिटी और उसकी सप्लाई को प्लॉट किया है और उसका कंपैरिजन किया है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो पाउंड की सप्लाई को आपने प्लॉट किया और उसकी डिमांड को प्लॉट किया, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आया 1.55 डॉलर पे। इसका मतलब ये हुआ कि इन ऑर्डर टू एक्वायर 1 ब्रिटिश पाउंड वी हैव टू पे 1.55 यूएस डॉलर। बेटे हमें एक ब्रिटिश पाउंड खरीदने के लिए 1.55 यूएस डॉलर पे करने पड़ेंगे। तो इस तरह बेटे इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो डिटरमिन करता है कि किसी भी करेंसी की जो है वो प्राइस क्या होगी। ठीक है, यहाँ तक बेटे अगर कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लें। सर यहाँ लोकल हमारी करेंसी डॉलर है। सर एक दफा रिपीट कर दें, रिपीट कर दें सर जी ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट रिपीट कर दें। बेटे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अच्छा इधर देखें जरा, इधर बोर्ड की तरफ देखिए, मैं जरा आप लोगों को। सर ये यहाँ पे हमारी करेंसी जो लोकल करेंसी है वो डॉलर होगी? बेटे नहीं नहीं, मेरी बात सुने। एग्जाम्पल में उसने डॉलर और पाउंड का कंपैरिजन किया है। हम अपनी करेंसी जो है वो पीकेआर और इंडियन रुपी या पीकेआर और डॉलर को भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये स्लाइड शो खत्म करें जरा, व्हाइट बोर्ड की तरफ मैंने मूव करना है। स्लाइड शो किसने शुरू किया हुआ है, उसको खत्म करें। अच्छा जी ये देखें बेटे, कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी जो है उसकी प्राइस डिमांड सप्लाई फोर्सेस डिटरमिन करती है, ऐसा ही है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ये देखें फिर आप लोगों ने वही हरकतें शुरू कर दी हैं। म्यूट करें सारे लोग अपने आप को। अच्छा जी ये देखें बेटे, ये सपोज ये डिमांड है पाउंड की और ये सप्लाई है पाउंड की। तो डिमांड सप्लाई कर्व दोनों इंटरेक्ट करके जिस पॉइंट पे ये इंटरेक्ट करते हैं तो हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है, उसकी प्राइस सेट हो जाती है। जैसे कि इस स्लाइड में भी शो किया गया है कि सपोज 1.55 डॉलर का एक ब्रिटिश पाउंड है। सही है, तो जैसे कि दुनिया में किसी भी कमोडिटी की प्राइस हमेशा डिमांड सप्लाई फोर्सेस डिटरमिन करती हैं, इसी तरह एक्सचेंज रेट भी बेसिकली क्या है, प्राइस है एक करेंसी की इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी। तो एक्सचेंज रेट भी डिटरमिन कैसे होगा, डिमांड सप्लाई फोर्सेस डिटरमिन करेंगी। ठीक है, तो डिमांड सप्लाई फोर्सेस जहां पे इंटरेक्ट करेंगी वो वहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट होगा और इक्विलिब्रियम पॉइंट के सामने जो भी प्राइस होगी दैट वुड बी एक्सचेंज रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर करेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटे अब किसी को कंफ्यूजन है तो पूछें, फिर हम आगे चलते हैं। सर ये जो हम लोगों ने प्राइसेस लिखी हुई है 1.55 और ये जो डॉलर की साइड पे हमने लिखी हुई है ग्राफ में, ये हम लोगों ने कैसे डिटरमाइन किया है? अज्यूम की हुई है ना। वैसे तो हमारे पास ग्राफ होगा, ग्राफ में रियल टाइम प्राइसेस ऊपर नीचे गिवन होंगी, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे अज्यूम की हुई है कि सपोज यहाँ पे जहाँ पे ये इंटरेक्ट हो रहा है, वैसे आपको पता ही है जब आप ग्राफ बनाते हैं तो आप वाई एक्सिस पे भी वैल्यूज लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे भी वैल्यूज पहले से प्लॉट करते हैं ना। तो जहाँ पे भी वो वैल्यू प्लॉट होके जो भी वैल्यू वहां पे बन रही होगी हम वो वैल्यू हम कहेंगे ये प्राइस है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की। ठीक है, ठीक है ओके सर। अच्छा किसी और का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, चलें अब म्यूट करें अपने आप को दोबारा फिर। अच्छा अब आगे चलते हैं बेटे। अब डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं एक्सचेंज रेट को। उनमें सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज रिलेटिव इन्फ्लेशन रेट। यहाँ पे बेटे हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं दो कंट्रीज का, और वो दो कंट्रीज कौन कौन से हैं, यूएसए और दूसरा है यूके। बेटे अज्यूम करें कि यूएसए में इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज कर गया। अगर यूएसए में इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली उसका सबसे पहला इम्पैक्ट क्या होगा बेटे, यूएसए में चीजें महंगी हो जाएंगी। ठीक है, यूएसए में जब चीजें महंगी होंगी तो लोग यूएसए की बजाय यूके से चीजें खरीदना शुरू कर देंगे। तो लोग यूके की
गुड्स ब्रिटिश गुड्स की डिमांड जो है वो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब ब्रिटिश गुड्स की जब डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली बेटे ये फिर क्लोज करें, इसको कैमरा ऑन करें। अच्छा, जब ब्रिटिश गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश गुड्स खरीदने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा, लोगों को पाउंड परचेज करने पड़ेंगे। तो ब्रिटिश पाउंड की डिमांड जो है बढ़ जाएगी। तो जब डिमांड ब्रिटिश पाउंड की बढ़ेगी तो डेफिनेटली डिमांड कब जो है वो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। पहले डी था, अब वाले डिमांड कर्व को हमने D1 कह दिया। पहला इफेक्ट क्या हुआ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब यूएसए में इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, यूएसए की चीजें महंगी होंगी, तो लोग क्या करेंगे, लोग ब्रिटिश गुड्स की डिमांड बढ़ा देंगे। ब्रिटिश गुड्स की डिमांड बढ़ाने का मतलब है लोग पाउंड की डिमांड बढ़ा देंगे। जब लोग ब्रिटिश पाउंड की डिमांड बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड ऑफ ब्रिटिश पाउंड जो है डिमांड कब आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। उसे हमने क्या कह दिया, D1 कह दिया। दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि जब बेटे दोनों में प्राइसेस सेम थी ना, तब बाज़ औक़ात क्या होता था, आपको पता है हमें एक मसला होता है, हम लोगों को, हम क्या कहते हैं, हम इंपोर्टेड गुड्स यूज करना बेहतर समझते हैं, स्टेटस सिंबल समझते हैं। नॉर्मली क्या होता था, जब दोनों मुल्कों में सेम प्राइस थी तो यूके के लोग जो है वो यूएसए की चीजें खरीदा करते थे। अब क्या होगा, अब यूके के लोग, चूंकि यूएसए में चीजें महंगी हो गई हैं, तो अब यूके के लोग भी यूएसए की चीजें नहीं खरीदेंगे। मींस ब्रिटिश डिजायर फॉर यूएस गुड्स जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अल्टीमेटली सप्लाई ऑफ पाउंड जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, सप्लाई ऑफ पाउंड कम होने का मतलब है कि जो सप्लाई कर्व है वो क्या हो जाएगा बेटे, वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारे पास S1 आ है। तो आप देखें ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अगर आप गौर करें तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे $1.55 का था तो ये ऊपर है पॉइंट, यहाँ पे माइट पॉसिबल के $1.60 का हो। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ा, इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से इफेक्ट क्या आया कि पहले हमें ब्रिटिश पाउंड एक मिलता था $1.55 का, अब हमें $1.60 पे देने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू एक्वायर 1 ब्रिटिश पाउंड। तो इसका मतलब मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि जिस कंट्री में इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा उस कंट्री की करेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। आप देखें डॉलर की कदर में कमी हुई है। पहले मैं $1.55 पे करके 1 पाउंड खरीद लिया करता था, अब मुझे 1 पाउंड खरीदने के लिए $1.60 पे करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूजन हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि जिस कंट्री में इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा उसकी करेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी, और दूसरे कंट्री की करेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी। जी, अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप अपने आप पूछ सकते हैं। सर ये जी सर बेटे बोले। सर ये सप्लाई वाला, ये जो सप्लाई का कर्व शिफ्ट हुआ ना, इसको रिपीट कर दें जो आपने बताया। सर शोर बहुत आ रहा है पीछे से। बाकी सारे लोग अपने आप को म्यूट करें, फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूं। अच्छा जी, सप्लाई वाला पॉइंट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखिए बेटे, जब दोनों कंट्रीज में प्राइस सेम थी, सपोज इन्फ्लेशन से पहले यूएसए में भी प्राइस ₹100 थी और यूके में भी प्राइस ₹100 थी एक कमोडिटी की, यहाँ पे भी ₹100 थी। जब दोनों कंट्रीज में प्राइस सेम थी ना, तब बेटे हमें एक, आप समझ लें कि एक सेटिस्फेक्शन है कि यूएसए के लोग यूके की चीजें खरीदना पसंद करेंगे। वो लोगों को ये कहना पसंद करते हैं कि जी हम इंपोर्टेड गुड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, और यूके के लोग यूएसए की चीजें खरीदा करते थे। अब हुआ क्या, हुआ ये कि यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ा। यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से यहाँ पे प्राइस ₹100 की बजाय सपोज हो गई 110। उसका एक इफेक्ट तो ये हुआ कि यूएसए के लोगों ने ब्रिटिश गुड्स की डिमांड बढ़ाई,
दूसरा इफेक्ट ये होगा कि जो यूके के लोग पहले यहाँ से यूएसए की चीजें खरीदा करते थे 100 रुपए, क्योंकि ये भी 100 रुपए की थी, ये भी 100 रुपए की थी, तो ये लोग इनकी चीजें खरीदते थे, ये लोग इनकी चीजें खरीदते थे, सिर्फ इसलिए कि हम इम्पोर्टेड गुड्स यूज कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जब यूके यूएसए में चीजों की प्राइस बढ़ी 110 रुपए हो गई, तो वो यूके के लोग जो पहले यूएसए की चीजें खरीदा करते थे वो अब यूएसए की चीजें नहीं खरीदेंगे। अच्छा, जब ये बेटे खरीदा करते थे तो डेफिनेटली ये क्या करते थे, ये मार्केट में अपने पाउंड सप्लाई करते थे, क्योंकि यूएसए की चीजें खरीदने के लिए उन्हें डॉलर चाहिए होते थे, तो ये अपने मार्केट में पाउंड सप्लाई करते थे और डॉलर खरीद लिया करते थे। अब जब ये चीजें खरीदना छोड़ देंगे तो डेफिनेटली ये पाउंड मार्केट में सप्लाई नहीं करेंगे, ये पाउंड अपने पास इंटेक्ट करेंगे। तो हुआ क्या, ये देखिए दूसरा पॉइंट जो स्लाइड्स में भी लिखा हुआ है, ब्रिटिश डिजायर फॉर यूएस गुड्स डिक्रीज कर जाएगी एंड हेंस द सप्लाई ऑफ पाउंड वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो जब बेटे सप्लाई ऑफ पाउंड डिक्रीज करेगी तो सप्लाई कब जो है वो बेटे इनवर्ट शिफ्ट हो गया। अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट हुआ जहां पे हमें पता चला कि डॉलर जो है वो क्या हो गया, डॉलर डेप्रिशिएट कर गया और ब्रिटिश पाउंड जो है वो एप्रिशिएट कर गया। जी अब अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। जी बेटे ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। सबको क्लियर है बेटे? अगले पॉइंट की तरफ चलें, मूव करते हैं। सर ब्रिटिश पाउंड एप्रिशिएट गया। अच्छा बेटे एक और बात, मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको 5 से 10 मिनट का टाइम देता हूँ, यहाँ तक जितना हमने डिस्कस किया वो आपस में डिस्कस कर ले। मैं 5 से 10 मिनट बाद दोबारा मीटिंग शुरू करता हूँ, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो 5 से 10 मिनट बाद हम दोबारा ब्रिटिश पाउंड एप्रिशिएट हो गया है। जी बेटे पाउंड एप्रिशिएट हुआ है और डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट हो गया। ठीक है सर। सर इससे इसकी डिमांड और सप्लाई तो एक सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज्यादा हो गई। एक मिनट बेटे मेरी बात है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप 5 से 10 मिनट इसको आपस में डिस्कस कर लें या मुझसे डिस्कस कर लें। फिलहाल मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, 5 से 10 मिनट बाद जो भी क्वेरीज होंगी हम ठीक है? ओके सर। ओके सर। In reality, there is a bid and ask quote for each currency, which means that the arbitrator incurs transaction costs that can reduce or even eliminate the gain from time to arbitrate. The following example illustrates how bid ask prices can affect. अच्छा बेटे अब इसमें अगर हम लोग एग्जिबिट 7.4 पे आए, नेक्स्ट पेज पे आओ बेटे, नेक्स्ट पेज पे, हाँ नीचे एग्जिबिट 7.4 जो है, ओके हाँ। अब ये देखें उसी क्वेश्चन में हमारे पास बिड एंड आस्क प्राइसेस गिवन है। पहले हमें उसने ब्रिटिश पाउंड की डॉलर के साथ प्राइस गिवन थी, ठीक है, वो सिर्फ एक प्राइस थी। इसी तरह मलेशियन रिंगिट की गिवन थी, पाउंड और रिंगिट की, ठीक है। अब उनकी दो प्राइस गिवन है, बिड भी है और आस्क भी है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले वैल्यू ऑफ ब्रिटिश पाउंड इन यूएस डॉलर 1.60 उसकी बिड है और 1.61 उसकी आस्क है। उसके बाद मलेशियन रिंगिट की 0.20 बिड है और 0.201 आस्क है। इसी तरह मलेशियन रिंगिट की और वैल्यू ब्रिटिश पाउंड में वो बेटे 8.10 उसकी बिड है और 8.20 उसकी आस्क है, सही है। अब बेटे स्टेप डूइंग है, लेकिन सिर्फ हमने यहाँ पे जो बात समझनी है, नेक्स्ट पेज पे अगर आप आए तो उसने एग्जांपल एग्जिबिट 7.5 में इसको सॉल्व किया हुआ है। अब हमें समझनी ये बेटे कि हमने कहाँ पे बिड प्राइस को लेना है और कहाँ पे हमने आस्क प्राइस को लेना है, ठीक है। अच्छा जी, अब स्टेप 1 में देखें बेटे, हमने सबसे पहले क्या किया, डॉलर सेल किया और पाउंड परचेज किया, ठीक है। तो पाउंड की सेलिंग प्राइस या आप कह लें हमारे पास वो जो अपना उसकी आस्क प्राइस थी, पाउंड का जो रेट था डॉलर और पाउंड का, वो था 1.60 उसकी बिड थी और 1.61 उसकी आस्क थी। अब डेफिनेटली बेटे जब मैं पाउंड परचेज करूंगा तो बैंक मुझे किस रेट पे देगा, जो उसकी सेलिंग प्राइस है, दैट इज 1.61, ठीक है। तो 1.61 पे अब आपने कन्वर्जन की, वो आपके पास आ गया अब 6211 पाउंड, ठीक है।
उसके बाद बेटे पाउंड में सेल करूंगा और मलेशियन रिंगिट जो है वो क्या करूंगा, परचेज करूंगा। ठीक है, अब मैं पाउंड सेल करूंगा तो डेफिनेटली वो पाउंड जो है, पाउंड और मलेशियन रिंगिट का जो आपके पास रेट गिवन है बेटे, यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि अब मैं पाउंड सेल करने जा रहा हूँ, पहले मैंने पाउंड परचेज किए थे, तो मलेशियन रिंगिट और पाउंड का जो आपके पास रेट गिवन है बेटे, तो उसकी बिड भी गिवन है और आस्क भी गिवन है। सही है, अंडरस्टूड है। जब मैं पाउंड मार्केट में सप्लाई करूंगा तो वो बैंक जो है मुझसे किस प्राइस पे परचेज करेगा, अपनी बिड प्राइस पे, और उसकी बिड प्राइस क्या है, 8.1। 8.1 पे बेटे मैंने पाउंड जो है वो सेल की है, तो कन्वर्जन के बाद मेरे पास मलेशियन रिंगिट आए 50,310। अब इन 50,310 फिर मलेशियन रिंगिट को सेल करना है और यूएस डॉलर जो है वो परचेज करने हैं, और फिर मैं सेल करूंगा तो डेफिनेटली जो है वो बैंक परचेज करेगा किस प्राइस पे, अपनी बिड प्राइस पे। तो यहाँ पे उसकी बिड प्राइस है बेटे 0.20, उस पे कन्वर्ट करने के बाद $10,062 मेरे पास आए। तो आप देखें कल जब हमने बिड आस्क स्प्रेड को कंसीडर नहीं किया था तो ये बेटे हमारे पास बन रहे थे $10,125। आज जैसे ही हमने बिड आस्क स्प्रेड को कंसीडर किया तो हमारा प्रॉफिट कम होके जो $125 था कल तक, आज वो सिर्फ $62 तक रह गया। ठीक है, तो बिड आस्क स्प्रेड को कंसीडर करने के बाद बेटे इस तरह हम जो है वो हमें ये डिसाइड करना है कि हम कौन सी करेंसी परचेज कर रहे हैं, कौन सी सेल कर रहे हैं, किसकी प्राइस क्या है, बिड क्या है, आस्क क्या है। इन दोनों चीजों को कंसीडर करते हुए हमने बड़ा केयरफुली बेटे ये देखना है कि किसका हमने बिड लेना है और किसका हमने आस्क प्राइस लेना है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्लियर है सर? ठीक है, क्लियर है। चलें, अब आप लोग ऐसा करें बेटे, इससे पहले कि हम लोग या पहले कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर इसके क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज पे आते हैं बेटे, नेक्स्ट पेज पे आओ। ये कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, ठीक है। इसमें जो बेटे सेकंड पैराग्राफ है ये समझने वाला है, जरा ध्यान से आपने देखना है। कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज बेटे ये है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे दो चीजें हैं। नंबर वन, इंटरेस्ट आर्बिट्रेज यानी दो कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट के डिफरेंट होने की वजह से हम बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। सपोज एक कंट्री में इंटरेस्ट रेट 5% है, दूसरे में 2% है, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, हम जहाँ पे 2% है उसकी बजाय हम अपनी करेंसी को 5% वाली जगह पे जाके कन्वर्ट करके हम इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन अगली बात ये भी है बेटे कि इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस होने से कल को मैं जब दोबारा रिकन्वर्ट करवाऊं और मुझे जो है वो नुकसान ना हो जाए करेंसी कन्वर्जन पे, यानी जितना मैं बेनिफिट लेने गया था इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने की वजह से, कल को वो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन की वजह से उतना ही नुकसान हो जाए, तो मुझे क्या फायदा, मुझे तो कोई फायदा ना हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम इस इंटरेस्ट रेट के बेनिफिट को कवर करने के लिए हम साथ ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी परचेज कर लेते हैं कि आज रेट क्या है इस करेंसी का, कल को मैं 3 माह बाद, 90 डेज के बाद, 120 डेज के बाद, 4 माह बाद जब वापस अपनी करेंसी को कन्वर्ट करूंगा तो उसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं ताकि हम सिक्योर हो जाएं, हमारी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन जो है वो भी किसी तरीके से वो हमें एडवर्स इफेक्ट ना कर सके। तो अब आप इसका सेकंड पैराग्राफ बेटे अगर पढ़ें तो कहता है कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटलाइजिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट डिफरेंस बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, दो कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होने को हमने इस प्रोसेस को कैपिटलाइज करना है व्हाइल कवरिंग योर एक्सचेंज रेट रिस्क विद द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने अभी आपको बताया, अब मैं ज्यादा इंटरेस्ट वाली साइड पे जाऊंगा तो मुझे इस बात का रिस्क मौजूद है कि कल को मैं जब दोबारा रिकन्वर्ट करवाऊंगा तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से मुझे नुकसान हो सकता है। तो आपने उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने जाना है, साथ ही अपना एक्सचेंज रेट रिस्क जो है वो कैसे कवर कर लेना है, बाय परचेजिंग अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कहता है द लॉजिक ऑफ द टर्म कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज becomes clear when it is broken into two parts. Number one, interest arbitrage refers to the process of capitalizing on the difference between interest rates between two countries. Covered refers to the hedging of your position against exchange rate risk. इसलिए हम इसे covered interest rate arbitrage कहते हैं क्योंकि हम अपने exchange rate risk को जो है वो forward contract की मदद से क्या कर लेते हैं, hedge कर लेते हैं या cover कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलिए बेटे नेक्स्ट। ये वाले एग्जाम्पल में
इसने वो नहीं दिया हुआ। ये नीचे वाली एग्जांपल जो है ना, ये ज्यादा बेहतर है, इसको करते हैं। कहता है assume the following information, you have $8 lakh to invest, करंट स्पॉट रेट है जी $1.60 का, 90 डे का फॉरवर्ड रेट पाउंड का वो भी कितना है $1.60। अब कहता है यूएस में इंटरेस्ट रेट है 2%, लेकिन यूके में इंटरेस्ट रेट कितना है 4%। तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, हम अपने डॉलर्स को सबसे पहले पाउंड में कन्वर्ट करेंगे। पाउंड में कन्वर्ट करके बेटे 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोग उसे इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है, कितने दिन के लिए, 90 डेज के लिए। फिर जब अमाउंट दोबारा वापस आएगी तो हमने उसका फॉरवर्ड रेट लिया होगा 1.60, फिर उसे दोबारा 1.60 के हिसाब से रिकन्वर्ट कर देंगे, तो हमें देख लेंगे कि हमारे पास दोबारा से कितने जो है वो अपना डॉलर्स आ रहे हैं। तो जो जहां से हमने स्टार्ट किया $8 लाख से, तो एट दी एंड जितने होंगे दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आए जरा नेक्स्ट पेज पे बेटे, देखिए पहले नंबर पे कहता है हमने 8 लाख पाउंड डॉलर को कन्वर्ट किया, 1.60 पे डिवाइड करेंगे तो 5 लाख पाउंड आ जाएंगे। अब 5 लाख पाउंड बेटे 90 डेज के हिसाब से हमें इंटरेस्ट रेट कितना मिलना था, उसके ऊपर 4%, ऐसे ही है। 5 लाख का 4% आपने लिया, 4% था, है ना, 4% आपने लिया बेटे 90 डेज के लिए, तो आपके पास टोटल अमाउंट आई 5,20,000 पाउंड, ठीक है। तो 5,20,000 पाउंड को मैंने दोबारा फिर कन्वर्ट किया 1.60 के हिसाब से, तो बेटे आपने मल्टीप्लाई किया इसको 1.60 से, तो आपके पास $8,32,000 आ गए दोबारा। अब आप देखिए आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, अपना $8 लाख से, तो एट दी एंड आपके पास कितने हैं, $8,32,000। तो जो डिफरेंस है $32,000 का, ये आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये बेटे हमारे पास आ गया कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। यहाँ तक बेटे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछे। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अच्छा तलहा आप जरा ना एक्सरसाइज पे मूव करो, इसके रीअलाइनमेंट जो है वो लोकेशनल आर्बिट्रेज की है, उसकी कैसे होती है। एक जगह पे डिमांड बढ़ जाती है, दूसरी जगह पे सप्लाई के बढ़ने से ऑटोमेटिकली वो फिर अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है, ये पढ़ लेना। अच्छा ये यहाँ पे रुके जरा बेटे, क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन लोकेशनल आर्बिट्रेज क्या है। उसी तरह दो बैंक्स हैं, एक के बिड प्राइस है, दूसरे की आस्क प्राइस है, तो आपने बताना है जी हमारे पास अगर $1 मिलियन हो तो हम जो है वो कैसे जो है लोकेशनल आर्बिट्रेज से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज। अच्छा ये तो सिंपल थ्योरेटिकल बात है, आगे चलें। चौथे क्वेश्चन में क्या कहता है, अज्यूम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा ऊपर करो बेटे। इसमें न्यूजीलैंड डॉलर और वो 0.90 और 0.30, कैनेडियन डॉलर और यूएस डॉलर, और 0.90 को 0.30 पे डिवाइड करें तो मेरे ख्याल से ये 3 न्यूजीलैंड डॉलर की वर्थ बननी है, और उधर आ रहा है 3.02, तो डिफरेंस आ रहा है, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। आप जो है वो इसे ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कितना प्रॉफिट आता है। आगे चले नेक्स्ट 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें बेटे। फाइव कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज का सिर्फ कॉन्सेप्ट है। 6 में है 90 डे फॉरवर्ड रेट है, स्पॉट रेट है कैनेडियन डॉलर का, ठीक है, और इनमें दोनों में कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट डिफरेंट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसी तरह बेटे जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है वहां पे आपने कन्वर्ट करके, आपके पास पैसे कितने हैं, ऊपर जाओ बेटे दोबारा, पेज के स्टार्ट पे बेटे जहाँ से ये छटेगा, हाँ, गिवन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट वुड बी द यील्ड परसेंटेज रिटर्न, कितना होगा इन्वेस्टर का, उसके पास $1 मिलियन है, ठीक है। फिर कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 किस चीज का देखें, 8 के बाद 9 10 इंटरेस्ट रेट पैरिटी। चलें यहाँ तक बेटे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना ये आपने करने हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक, सॉरी 7 तक, ठीक है, ये आपने बेटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, सारे आर्बिट्रेज के, ठीक है। इनमें फिर जो भी इश्यूज होंगे ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज आपका टास्क है कि आपने बेटे इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को एक दफा अच्छे तरीके से थ्योरी पढ़नी है बुक से, कोई प्रॉब्लम हो बेशक मुझसे अभी डिस्कस कर लें आप, ठीक है, और फिर ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। जी मुबीन पूछे बेटे।